पर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से फोन के जरिए बिल्डरों और कारोबारियों से पैसों की उगाही करता था। अतीक अहमद के व्हाट्सएप चैट से जेल से चल रहे उगाही के इस धंधे से पर्दा उठा और पुलिस सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले साबरमती जेल से अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिससे डरकर बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस रकम का इस्तेमाल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के लिए किया गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि अतीक ने प्रयागराज के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज लिखा था, जिसमें उसने साफ किया था कि उसके लड़के न तो डॉक्टर बनेंगे और न ही वकील। बिल्डर को धमकाते हुए उसने ये भी लिखा कि सिर्फ हिसाब होना बाकी है, जिसे वो बेहद जल्द शुरू कर देगा। मतलब अतीक ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यह धमकी दी थी कि अगर उसने 5 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी तो उसका हिसाब कर दिया जाएगा, मतलब उसे जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने व्हाट्सएप से भेजे गए अपने मैसेज में ईडी का भी जिक्र किया था। बिल्डर पर दबाव बनाने के लिए उसने ये भी लिखा था कि उसे पैसों की जरूरत है और वो फौरन असद को पैसे दे दे। अतीक अहमद ने व्हाट्सएप मैसेज के आखिर में ये लिखा कि वो अभी मरने वाला नहीं है, वो कसरत करने के साथ दौड़ता भी है। और तो और उसने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को गुजरात की साबरमती जेल में आकर मिलने के लिए भी कहा था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद इसी साल जनवरी से लगातार मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दे रहा था और पैसे देने के लिए उस पर दबाव बना रहा था, जिससे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम काफी परेशान था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी अतीक उससे पैसों की वसूली करता था, जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्लिम 2007 में प्रयागराज छोड़कर लखनऊ आ गया था। लेकिन शहर बदलने के बाद भी अतीक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूत्रों का दावा है कि अतीक की जेल से धमकी और मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद मुस्लिम काफी डर गया था और इसीलिए उसने जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के इस व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि यूपी पुलिस और ईडी के एक्शन से वो कितना डरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक बिल्डरों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था, जिसके लिए गुलाबी और सफेद पर्ची जारी की जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होता था, जबकि सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। मतलब जेल में रहकर भी अतीक वसूली का धंधा चला रहा था। इस बीच यूपी में माफिया सरगनाओं के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली। उन्होंने 61 गैंगस्टरों के नाम की एक लिस्ट बनाई, जिन पर योगी सरकार गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में है, ताकि यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। योगी सरकार ने इस लिस्ट में शराब से लेकर खनन, पशु और वन माफिया सरगनाओं के नाम शामिल किए। उधर इजरायल ने एक बार फिर दोहराया कि वो ईरान के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। इजरायल का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान ने इजरायल को अकेला करने की मुहिम छेड़ रखी है और मुस्लिम देशों को एक करने में जुटा है, जिसके लिए वो ना तो पुरानी दुश्मनी याद रख रहा है, न ही शिया सुन्नी विवाद, क्योंकि ईरान के लिए इजरायल से दुश्मनी हर दुश्मनी से ऊपर है। ईरान की इन सारी कोशिशों की खबर इजरायल तक भी पहुंची और नेतन्याहू ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसी उनसे उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने 2 टूक कह दिया कि इजरायल ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह दावा खुद इजरायल नहीं किया था और ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर बातचीत का दावा किया था। रही बात सऊदी अरब और यूएई की, तो ईरान इन दोनों देशों का फिर से दोस्त बन चुका है। तुर्की, बहरीन और कतर भी मुस्लिम देशों के मोर्चे में शामिल होने की राह पर चल पड़े हैं। यानी ईरान इजरायल के खिलाफ मोर्चेबंदी में कामयाब हो रहा है और ये सब केवल और केवल अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि इस घटना ने ईरान को बैठे बैठाए इजरायल को घेरने का मौका दे दिया और उसने ये मौका भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस मामले को यहूदी और मुस्लिमों के झगड़े में बदलने की कोशिश की और इसे मुस्लिमों के वजूद की लड़ाई बताने लगा, क्योंकि इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया, लेकिन इजरायल पर ईरान की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो दुगनी ताकत से ईरान को रोकने की तैयारी में जुट गया और नेतन्याहू ने दुनिया के सामने डंके की चोट पर ईरान को धमकी दे दी और उसे यह बताया कि इजरायल की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर है, जिसे वो बर्बाद करके मानेगा। इधर ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया। ईरान का मानना है कि उसकी यह मिसाइल मजबूत से मजबूत टैंकों के लिए काल साबित होगी, क्योंकि सदीद 365 नाम की यह एंटी टैंक मिसाइल एक ही झटके में उन्हें तबाह करने की ताकत रखती है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल अमेरिका की जैवलिन मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। इसके परीक्षण का जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक के ऊपर लगे लॉन्चर से निकली मिसाइल ने हवा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ उड़ान भरी। महज कुछ सेकंड में इसने कई किलोमीटर की दूरी तय की और निशाने पर मौजूद टैंक पर एकदम सटीक वार किया और उसे पलक झपकते ही तबाह कर दिया। ईरान इस बैलिस्टिक मिसाइल को लंबे वक्त से तैयार कर रहा था, जिसकी खासियत अपने टारगेट पर एकदम
सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद करना है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल 8 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा सकती है। सीधे जाकर यह टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार करती है, जो टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। ईरान का दावा तो यह तक है कि सदीद 365 बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। ईरान के मुताबिक परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने रडार की पकड़ से बचकर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया, इसलिए ये ईरान की अब तक की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की 118 साल पुरानी मस्जिद में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां कुछ लोग रात के समय मस्जिद पर धावा बोलते दिखे। मस्जिद पर चढ़े एक आदमी ने हथौड़े के वार से उसकी मीनार को तोड़ दिया, जिसके बाद उसका मलबा जमीन पर बिखरा दिखा। बताया गया कि जिस वक्त लोगों ने मस्जिद पर धावा बोला, उस वक्त वहां अहमदिया मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। वीडियो में तोड़फोड़ करने वाला आदमी कौन है, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में पिछले 5 महीने में किसी अहमदी मस्जिद पर यह छठा हमला था। इससे पहले फरवरी महीने में पाकिस्तान के कराची शहर में अहमदी मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। असल में पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुसलमान माना ही नहीं जाता, उन्हें अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय का दर्जा दिया गया है। इधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि एसटीएफ गुड्डू बमबाज के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, क्योंकि उस हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने ही वहां बम फेंककर दहशत फैलाई थी। सूत्रों के मुताबिक फरार होने के दौरान गुड्डू मुस्लिम मध्य प्रदेश के देवास में रुका था और वहां से वो अतीक अहमद के बेटे असद से संपर्क कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को यह जानकारी उस आदमी ने दी जिसने गुड्डू मुस्लिम को रुकने के लिए जगह दी थी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने उस हवाला रूट से पर्दा उठाने का दावा किया जिसके जरिए अतीक और गुड्डू मुस्लिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पैसा पहुंचाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान अतीक ने यह बात बताई की थी कि वो आईएसआई से हथियार मंगवाता था, जो पाकिस्तान से पंजाब पहुंचते थे और वहां से उन हथियारों को यूपी लाया जाता था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए आईएसआई को पैसा पहुंचाया जाता था और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने उस रूट से पर्दा उठा दिया जिससे आईएसआई तक पैसा पहुंचता था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए पैसा पहले लखनऊ से मुंबई भेजा जाता था, वहां से बेंगलुरु और फिर नेपाल के काठमांडू होते हुए दुबई पहुंचता था। बाद में दुबई से अबुधाबी होते हुए पैसे को पाकिस्तान के कराची से इस्लामाबाद भेजा जाता था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर यह सारा काम होता था। इस बीच चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया। यह दावा चीन के मीडिया ने किया। वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक तस्वीर के जरिए यह दावा किया। दावा ऐसे समय किया गया जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन जंग के मुहाने पर खड़े हैं और किसी भी वक्त युद्ध का सायरन बज सकता है, जिसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जंग की सुनामी आ जाएगी, जिसमें 2 महाशक्तियों की सेनाओं का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका ने लगातार ये संकेत दिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का नया दावा भी उन संकेतों में एक है, क्योंकि दावा किया गया कि चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया, जो चीन को हवाई हमलों खासकर ड्रोन अटैक से बचाएंगे। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का हर देश इस बात को समझ चुका है कि ड्रोन भी एक खतरनाक हथियार है, जो किसी मिसाइल जितना ही भयंकर हमला कर सकता है और दुश्मन को मजा चखा सकता है। चीन के मीडिया ने उसी खतरे का जिक्र किया और दावा किया कि चीन की सीमाओं पर बहुत जल्द एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार हो जाएंगे, जो दुश्मन के हवाई हमलों से उसे बचाएंगे, खासकर ड्रोन से। चीन ने अपनी सेना में जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल किए, उनमें मिसाइल लॉन्चर और रेडार सिस्टम लगे हैं, जो किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में आते ही पहचान जाएंगे और हवा में ही उनका काम तमाम कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम झुंड में आ रहे ड्रोन को भी खत्म कर सकते हैं। यानी चीन ने ड्रोन अटैक से बचने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले कुछ समय से छोटे छोटे ड्रोन ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जो आत्मघाती भी हो सकते हैं। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हुए ईरान के आत्मघाती ड्रोन इसकी जीती जागती मिसाल हैं, क्योंकि यूक्रेन ने सोचा भी नहीं होगा कि छोटा सा ड्रोन उसकी राजधानी कीव में मौत का खेल खेलेगा। चीन ने उसी से सबक लिया और ड्रोन अटैक से बचने की प्लानिंग की। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने उसकी सेना में शामिल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की ज्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका इससे चौकन्ना हो जाएगा और उसके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि चीन जानता है कि उसकी छोटी सी चूक उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसका मुकाबला किसी छोटे मोटे दुश्मन से नहीं बल्कि अमेरिका से, जो अगर अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो चुटकियों में चीन का घमंड चकनाचूर कर सकता है।